अच्छा, एमटीक्यू हमारा स्टार्ट हो रहा है बजटिंग का। ये बजटिंग का एमटीक्यू है, एक एग्जाम से लिया गया है अगेन। और क्या कहते हैं, एग्जाम बेसिकली मतलब एग्जाम के मुताबिक लिया गया है कि एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एमटीक्यू नंबर 3। A company is preparing a budget for product A फॉर मंथ 1 and 2। स्टैंडर्ड पोस्ट कार्ड उसने आपको सारा दे दिया। ठीक है, और नीचे वो पूछ कर है हमसे, उसने पूरे पूछा है कि इन मंथ 1, टास्क 1 हमारा ये है कि पहले महीने में द कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। देर इज नो इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल जी एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ 1, बट कंपनी प्लान्स टू कैरी द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 20,000 kg। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल गई। कंप्लीट द लेबर मटीरियल एंड ओवरहेड बजट फॉर मंथ 1। यानी हमें बजट पूरा करना है, हमें ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। टास्क 2 पे फिर हम बाद में जाते हैं, पहले टास्क 1 करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्किल्ड लेबर की बात करें, अगर हम स्किल्ड लेबर की अगर हम बात करें, वेट अ मिनट, तो हम ऊपर जाते हैं, स्किल्ड लेबर के बारे में देखते हैं। स्किल्ड लेबर के बारे में वो कह रहा है 2 आवर्स पर यूनिट वो लेते हैं और 15 पर आवर, यानी 1 यूनिट बनाने में 30 रुपए का उसका बजट है। हमने पूरा बजट देखना है। अब स्किल्ड लेबर कितने लगेंगे, अगर आप देखो मंथ 1 में कंपनी ने प्लान कितना किया हमें। देखो, लेबर लेबर का जो भी बजट होता है ना, आवर्स में निकालना है, टोटल कॉस्ट में। आवर्स बजट तो इस तरह आएगा कि जो भी हमारे प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उसको हम लेबर आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, अभी हमारे पास बजट आ जाएगा। तो बजट के मुताबिक हमारे यूनिट्स कितने हैं, 50,000। तो यहाँ मैं लिखूंगा 50,000 यूनिट्स है मेरे, मल्टीप्लाई, हमें पता चले 1 यूनिट पे स्किल्ड लेबर कितना टाइम लेगा। तो ये लिखा हुआ है कि 1 यूनिट पे वो 2 घंटे लेगा। हमें स्टैंडर्ड से ही ये चीज देखनी है कि 1 यूनिट पे वो कितना लेगा, तो 1 यूनिट पे 2 घंटे लेगा। तो बस मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो 1 लाख घंटे का हमारा स्किल्ड लेबर का बजट आ गया, सिंपल। तो स्टूडेंट्स ना बड़े कंफ्यूज इस चीज से भी होते हैं पेपर में कि फॉर्मेट बड़ा ऐसे खौफनाक सा फॉर्मेट है, ऐसे पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। भाई, करना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर फ्री होगी, इजी होगी, करना करोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना। अगर किसी ने बजटिंग का अभी पूरा टॉपिक फंक्शनल बजट के फॉर्मूलाज नहीं पढ़े तो ये मुश्किल होगा उसके लिए, अगर किए हो तो फिर मसला नहीं है। अच्छा, अब इसी की अगर हम कोस्ट निकालें, कोस्ट, तो कोस्ट ऐसे ही आती है ना कि जितने घंटे हैं जो आप रेट दे रहे हो उस रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या रेट दे रहे हैं, अभी आगे लिखा हुआ था स्किल्ड लेबर का रेट, ये देखो 1 घंटे का 15 रुपए, तो बस ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से। क्या मुश्किल है इसमें, 15 लाख। ठीक है। तब कभी कभार सवाल आसान भी होता है तो स्टूडेंट को लगता है शायद इतना आसान नहीं है, ये कोई गेम है इसके अंदर, नहीं भी ऐसा नहीं, कभी आसान भी होता है, सीधा भी हो जाता है। ठीक है। खैर, उसके बाद हमने अब डायरेक्ट मटेरियल का, हमने जेड का परचेज का बजट निकालना है, परचेज बजट निकालना है। डायरेक्ट मटेरियल जी का परचेज का बजट निकालना है। अब परचेज बजट का क्या फॉर्मूला होता है, मैं नीचे लिखूंगा, साइड पे लिख रहा हूं, बल्कि परचेज बजट इस तरह आता है कि जो हमने यूज करना है, यूजेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगेन फॉर्मूला अगर आपको आता है फिर मसला नहीं है। यूजेज हमारे पास है कितने केजेस, 2.5 लाख। यूजेज हमारे पास है 2.5 लाख, इतना यूज करना है, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। तो उसने सवाल में बताया था, याद करो, ये 2.5 लाख केजी सवाल में उसने बताया था कि कंपनी ने प्लान किया हुआ है मटेरियल जी के लिए कि उसने क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं है लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 की कैरी करनी है। याद है कि नहीं याद ये पॉइंट। देखो, एट द स्टार्ट ही इज नॉट प्लानिंग टू हैव अ ओपनिंग इन्वेंट्री बट प्लान्स टू कैरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 20,000। तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करो 20,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री वैसे ही जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,70,000। बस, फंक्शनल बजट सीधे सीधे फॉर्मूलाज लग रहे हैं, सीधे सीधे बच्चों वाले फॉर्मूला सीधे। और मैं गारंटी कह रहा हूँ जब आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा, अगर आपने तैयारी नहीं की होगी तो आप सोच में पड़ जाओगे, पता नहीं क्या फॉर्मेट है, कैसे होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इजी रह के करना है तो ज्यादा आसानी है। अच्छा, अब मटेरियल जी की अगर हम देखें तो हमें उसने हमने टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। तो हमें मटेरियल जी बाहर से कितने का पड़ रहा है, 12 रुपए का पड़ रहा है, ये देखो ऊपर सवाल में दिया है ना 12 रुपए का रेट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000 इंटू 12, 324 टेट्रा 0, 32,40,000। 32,40,000 का हमें माल पड़ रहा है, ऊपर से बस रेट पे किया कहाँ से, मटेरियल के स्टैंडर्ड में 12 रुपए 1 केजी का रेट लिखा हुआ था। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई उस 12 रुपए से कर दिया। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का हमने आवर्स भी बताने हैं और टोटल कॉस्ट बतानी है। तो आवर्स अगर हम बताएं तो वेरिएबल ओवरहेड पर उसने बताया है कि
ये लिखा हुआ है 3 आवर्स। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड पर सकता है 3 आवर्स। अच्छा, पर यूनिट। और कंपनी ने बनाने हैं फॉर मंथ वन लिखा हुआ है या मंथ, हाँ मंथ वन के लिए लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो है उसका बजट बनाना है, तो हमें वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ही गिवन है, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पर आवर की कहीं इसने बात नहीं की। पर आवर ये गिवन है कि 3 आवर्स जो लगने हैं, 3 आवर्स जो बजट होता है स्टैंडर्ड होता है 3 आवर्स इंटू 14 पर आवर। और टोटल यूनिट्स कितने बनाने हैं? 50,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगेन 50,000 मल्टीप्लाई वेरिएबल ओवरहेड के कितने घंटे, 3, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख अगेन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख। और फिक्स ओवरहेड का उसने दिया नहीं हुआ, सही है। 1.5 लाख घंटे हो गए, और 1 घंटे में वेरिएबल ओवरहेड का क्या रेट है? 1 घंटे वेरिएबल ओवरहेड पर आवर क्या, देखो 14 पर आवर उसने आपको दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 14 कर दो, तो ये आ जाएगा 21 लाख, ये आ जाएगा 21 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा 21 लाख। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, सोल्यूशन की भी एक जो कहीं से अगर आपको पीडीएफ वगैरह मिले, तो कुछ पीडीएफ ऐसे हैं जिसमें इसके आंसर ना गलत दिए हुए हैं। यानी कि ना वेरिएबल ओवरहेड के यहाँ पे लिखा होगा 2.5 लाख रुपए इस टाइप का। 2.5 लाख इसका सही आंसर नहीं है, 1.5 लाख आंसर है। अगर कहीं आपको पीडीएफ मिले, मैं आपको वैसे ये सेंड करूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर कहीं से आपको कोई स्टूडेंट सेंड करता है ये डॉक्यूमेंट, और आपको पता चलता है ये तो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख है। इसके अंदर मिस प्रिंटिंग या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हुआ है। मुझे बताओ, ये मंथ वन की जो वैल्यूज मैंने पुट की है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जरा एक दफा कंफर्म कर दो। एक दफा कंफर्म, सोना किसी ने नहीं है भाई, सोना किसी ने नहीं है। उठो उठो, सब बताओ, सब बताओ, क्लियर है यहाँ तक? एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, बाकी 10 का मैं वेट कर रहा हूँ। यस का मैसेज आएगा तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आप अपना व्हाट्सएप नंबर खुद मैनेज करते हैं? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर खुद मैनेज करता हूँ, जो मेरे पास अपना है। वैसे तो मैनेजर के पास अपना नंबर है, एक अलग नंबर है। मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर नॉर्मली ज़्यादातर मैं खुद ही देख रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स वगैरह को बता दूं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स एएफडी में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 250-300 बच्चा एट अ टाइम पढ़ रहा होता है। ठीक है, जो मेरा अपना नंबर एहसन जुबैर के नाम से है वो मेरा अपना ही है, यानी कि जिसे मैं ही डील करता हूँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो कभी मुझे ना डीएम करते हैं, मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर मुझसे लेते हैं और बाद में रिप्लाई लेट होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता टाइम पे। तो स्टूडेंट्स मुझ पर फतवे लगा रहे होते हैं और ये बददुआएं दे रहे होते हैं और जो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर रिप्लाई कभी लेट आए मेरी साइड से, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप नंबर मैं खुद ही डील कर रहा हूँ फिलहाल, जो मेरा अपना नंबर है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर अपना। ये नंबर सिर्फ मेरे पास है। मैनेजमेंट के, अगर किसी को मैनेजमेंट वगैरह से कांटेक्ट करना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना स्टूडेंट्स वगैरह के मैसेजेस वगैरह से ना वो कभी कभार इसको तंग तो नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली तंग क्या आना है, लेकिन स्टूडेंट्स समझ रहे होते हैं कि रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो कभी कभार मजबूरियों की वजह से इश्यूज वगैरह होते हैं। और कभी मैसेज में किसी को लेट हो यार, तो भाई माजरत ही कर सकता हूँ, क्या बोलूंगा मैं। अच्छा, अब टास्क 2 पे जाते हैं इसी में। अब वो कह रहा है इन मंथ टू, यानी इसका मतलब मंथ वन की बात हमने कर ली है, मंथ टू की बात कर रहे हैं। 50,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर विल बी अवेलेबल। वो कह रहा है अगले महीने में हमारे पास 50,000 जो है ना स्किल्ड लेबर अवेलेबल होंगे। अनस्किल्ड लेबर एंड मटेरियल्स दैट विल बी इन द फ्री सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि स्किल्ड लेबर हमारे पास लिमिटेड है, 2.5 लाख 50,000 है मंथ टू में। लेकिन मटेरियल्स दैट और अनस्किल्ड लेबर खुले पड़े हुए हैं। द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ फिनिश गुड्स जो प्रोडक्ट ए विल बी कैरिड, उसने बताया कि फिनिश गुड्स ऑफ प्रोडक्ट ए विल बी कैरिड, यानी क्लोजिंग स्टॉक बताया मंथ वन का, और मंथ टू का क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग लेबर बजट एंड सेल्स बजट फॉर मंथ टू। अब हमने लेबर बजट और मटेरियल बजट का, सेल्स बजट का मंथ टू की कैलकुलेशन बतानी है, यानी ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे वैल्यूज पुट होंगी। सही,
स्किल्ड लेबर से मैं ऑलरेडी दे दिया, 50,000 लग रहे हैं 7.5 लाख की कॉस्ट पे। ठीक हो गया। अब अनस्किल्ड कितने लगेंगे ये देखना है, अनस्किल्ड कितने लगेंगे ये देखना है। तो हम ऊपर जाते हैं। सही है। अब देखो उसने हमें अनस्किल्ड के बारे में मंथ 2 में कोई डिटेल नहीं दी। उसने बस ये कहा है कि अनस्किल्ड लेबर और मटेरियल जेट खुला पड़ा हुआ है। अब वो पूछ रहे हैं कितना लगेगा। भाई पड़ा खुला हुआ है लेकिन लगेगा कितना वो पूछ रहा है। अब हम सोच में पड़ रहे हैं यार कैसे करेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जरा गौर से। लेकिन जितने ज्यादा टेक्निकल पॉइंट से आप इन सेशन से गुजर जाओगे पेपर में उतना आसान होगा आपके लिए कवर अप करना। ठीक है। अब बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर लग रहे हैं वो कितने हैं, 50,000, जो कि हमारे पास थे ही 50,000, वो सारे लगा दिए। अनस्किल्ड कितने लगेंगे बात ये है। अनस्किल्ड की यहाँ कोई बात बताई नहीं है, अनस्किल्ड की कोई बात नहीं बताई, देख लो कहीं पे भी, कहीं कोई बात नहीं है। और ऊपर भी कोई ऐसी बात नहीं बताई हुई कि मंथ 2 के अंदर अनस्किल्ड कितने लगेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अकल लगानी है। अकल क्या लगानी है, अगर आप देखो कि मंथ 1 जब था तो हमारे स्किल्ड लेबर कितनी काम कर रही थी, 1 लाख, 1 लाख घंटे काम कर रही थी। यानी कि यूनिट्स के मुताबिक, 50,000 यूनिट्स के मुताबिक लेबर कितनी काम कर रही थी, 1 लाख काम कर रही, 1 लाख घंटे लगा रही थी। और उसी 50,000 के मुताबिक अनस्किल कितने काम कर रहे थे, 150,000। अनस्किल कितने काम कर रहे थे, 150,000। यही मतलब था ना, यही मतलब था ना कि 50,000 यूनिट्स थे। स्किल्ड लेबर मल्टीप्लाई 2 किया तो स्किल्ड लेबर आवर्स थे 1 लाख, और अनस्किल्ड थे 1.5 लाख, क्योंकि 50,000 बन रहे थे। अब अगर आप देखो अब स्किल्ड लेबर कितने घंटे लगा रही है, 50,000। यानी स्किल्ड लेबर आधी हो गई है। यानी पहले 1 लाख में हम बना रहे थे कितने यूनिट्स, 50,000। अब चूंकि स्किल्ड लेबर आधी हो गई है मंथ 2 में, तो इसका मतलब हम सिर्फ इतने ही काबिल है कि हम आधे यूनिट्स बना पाए हैं, यानी कि 25,000 यूनिट्स बना पाए हैं। एक तो हमने से ये फाइंड कर लिया। ये कहाँ यूज होना है, कहीं यूज होना है, देखते हैं कहीं यूज होता है, 25,000 की नहीं होता। ये कंफर्म हो गया कि 50,000 की जगह 25,000 यूनिट्स बने, क्योंकि लेबर ने आधे घंटे लगाए हैं, पहले लाख घंटे लगा दिए, अब 50,000। और जब सोचो, और जब लेबर ने आधे घंटे स्किल्ड लेबर ने लगाए हैं, जब उसका टाइम आधा हो गया है, 50% पे आ गया है, तो अनस्किल्ड का भी 50% पे नहीं आ जाएगा, सोचो। क्योंकि देखो आधे तभी लगाए ना जब 25,000। अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, अनस्किल्ड के मुताबिक देखो तो बनाए ऊपर मंथ 1 में 50,000 यूनिट्स थे, तो 1.5 लाख तभी आएगा ना जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये जो है 3 से 50,000 मल्टीप्लाई 3 ही आएगा ना। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप 25,000 बन रहे हैं, तो 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75,000 आएगा। एक इस तरीके से देख सकते हो, एक इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई जब स्किल्ड लेबर पहले लाख घंटे लगा रही थी और अब लगा रही है 50,000, आधे आधा लेवल हो गया है। तो ये पहले कितना लगा रही थी, 1.5 लाख, 1.5 लाख का आधा कर लो, 75,000 आंसर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये दो पर्सपेक्टिव से बताया, यूनिट्स के पर्सपेक्टिव से भी बताया, और डायरेक्ट देख के भी कर सकते हो। अगर डायरेक्टली अगर स्किल्ड लेबर आधा काम कर रही है, आधी एफिशिएंसी पे आ गई है, यानी आधी प्रोडक्टिविटी पे आ गई है, पूरी प्रोडक्शन नहीं कर रही अपनी मजबूरी की वजह से, तो अनस्किल्ड भी उसके मुताबिक आती होगी, क्योंकि अनस्किल्ड स्किल्ड के अंडर ही काम कर रही होती है। समझ आई, यहाँ तक समझ आई। और अनस्किल्ड की कोई और बात बताई नहीं हुई, तो हम क्या करें भाई। अच्छा अब आगे, आगे मुश्किल नहीं है, आगे मुश्किल नहीं है। आगे वो बोल रहा है कि अनस्किल्ड की हमने टोटल कॉस्ट बतानी है। अनस्किल्ड लेबर को हम रेट क्या दे रहे हैं वैसे, 11 रुपए का रेट दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है। अनस्किल्ड को हम ये देखो 11 रुपए का रेट दे रहे हैं अनस्किल्ड लेबर आवर को। तो बस मल्टीप्लाई 11 कर दो, तो 75,000 मल्टीप्लाई 11, 8,25,000 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 8,25,000 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 8,25,000 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। अब हम आते हैं सेल्स पे। अब हमने निकालनी है सेल्स, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, सेल्स का बजट अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें सेल्स यूनिट्स अगर निकालने हो तो सेल्स यूनिट का फॉर्मूला क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है सेल्स का। ये फॉर्मूला किसका है, सेल्स का। ठीक है। और ये सेल्स बेसिकली सेल्स यूनिट्स का बजट, बेसिकली यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ना कभी कभार हमारे पास आते हैं, ये मैं जरा इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। सर वो आपने फॉर्मूला तो पहले बताया था कि क्लोजिंग ऐड होना है और ओपनिंग माइनस होना है। आप लोगों के जेहन में कौन, कितने लोगों के जेहन में, कितने बच्चों के जेहन में अभी वो फॉर्मूला आ रहा है जिसमें क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग माइनस होता है, जरा जल्दी बताओ। आ रहा है ना वो चीज जेहन में।
सोचो, इस तरह का फॉर्मूला कहीं देखा होगा जब हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे, प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे? बताओ। अगर आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा तो ठीक है, कुछ भी ना लिखो। जेन में आपके एक फॉर्मूला आ रहा होगा जिसमें क्लोजिंग हम ऐड करते थे, ओपनिंग माइनस करते थे। सर आपने यहाँ पे ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग माइनस कैसे कर दिया? पता है क्यों? क्योंकि जब उस फॉर्मूला की बात होती है ना जिसमें क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग माइनस, वो इसी फॉर्मूला को चेंज किया होता है और वो प्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मूला निकाला होता है। यानी जब प्रोडक्शन का फॉर्मूला है वो इस तरह है कि हम करते थे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। असल में वो ये फॉर्मूला था जिसमें प्रोडक्शन, जब सेल्स आएगा तो ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, जब प्रोडक्शन निकालना है तो क्लोजिंग ऐड ओपनिंग माइनस। इस फॉर्मूला को पक्के तरीके से याद रखो। जब सेल्स आएगी बात और है, जब प्रोडक्शन आएगी बात और है, जब प्रोडक्शन आएगी बात और है। इस चीज का ख्याल रखना है। सेल्स निकालने के लिए, सेल्स यूनिट्स निकालने के लिए मैं प्रॉपर यहां लिख रहा हूँ, सेल्स यूनिट्स निकालने के लिए ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, और प्रोडक्शन निकालने के लिए सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, आईफोन भाई ने पूछा, आईफोन वाले भाई जरा आप या जो भी हैं आप अपना नाम बता दें, मैं आईफोन आईफोन बोली जा रहा हूँ। आईफोन भाई ने पूछा कि सर जो अपने आपने सेल्स बजट पढ़ाया हुआ है उसमें तो आपने सेल्स डिमांड मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस दिखाया, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये आपने बिल्कुल ही इधर उधर कर दिया। अब मैं बताता हूँ। असल में जो सेल्स बजट हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक में, लेक्चर्स में, जो मैंने पर्सनल, आपने मुझसे लेक्चर्स वगैरह लिए होंगे उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सेल्स डॉलर के हिसाब से बजट है। यानी वहां पे वो अमाउंट है, वो ये है कि सेल्स बजट इज इक्वल टू सेल्स डिमांड या सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, वो ये है। अभी मैं ये सेल्स यूनिट्स निकालना सिखा रहा हूं। ये सेल्स यूनिट्स का आगे ये फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, और ये वहां पे फंक्शनल बजट में नहीं आता। लेकिन ये जनरल एक फॉर्मूला जो बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है कि सेल्स का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। मैं आपको इसको थोड़ा सा उर्दू में थोड़ा और समझाता हूँ सबको सबको। सोचो, तुम सब दिमाग लगाने देखो, दिमाग जिसने छोड़ा ना यहाँ पे वो क्लास छोड़ दे। दिमाग छोड़ना क्लास छोड़ना एक ही बात है, ठीक है? दिमाग जरा लगाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है? पिछले साल से कुछ माल तुम्हारे पास अभी पड़ा हुआ है, पिछले साल का कुछ माल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। मेरे पास पिछले साल का 100 किलो माल पड़ा हुआ है, 100 किलो माल स्टोर में। मैं कहता हूँ ये 100 किलो। मैनेजर से पूछता हूँ कौन सा माल है, उसने कहा पिछले साल से आया। मैं कहा ठीक हो गया। उसने कहा अच्छा, थोड़े अरसे बाद में आया, ठीक है, तो प्रोडक्शन चल रही थी, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में 100 पड़ा हुआ था। प्रोडक्शन, मैं पूरा साल गुजरने के बाद आया, मैंने कहा पूरे साल में कितने बनाए हैं? उन्होंने कहा हमने 1000 बनाए हैं। तो मैंने मैनेजर को बोला 100 तुम्हारे पास पहले पड़े थे? उसने कहा हाँ वो अलग, उसके ऊपर 1000। तो मैंने कहा ये तो टोटल तुम्हारे पास हो गए 1100, तुम्हारे पास इस वक्त होने चाहिए 1100। उसने कहा सर इस वक्त तो सिर्फ हमारे पास 200 बच गए हैं, सर इस वक्त तो 200 बच गए हैं। तो मेरे जहन में था कि 1100 होने चाहिए, 200 क्यों बच गए हैं? मैंने मैनेजर को पकड़ा, गिच्ची से पकड़ा, मैंने कहा बता 200 क्यों बचे, यहाँ तो 1100 होने चाहिए थे। उसने कहा था उस्ताद पूरे साल बाद आप आ रहे हैं, पूरे साल में 900 यूनिट्स बिक गए हैं, पूरे साल में 900 यूनिट्स बिक गए हैं, तभी 200 बचे ना। तो फॉर्मूला बना ना, सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। बताओ अब समझ आया कि नहीं आया फॉर्मूला सबको? यस लिखो अगर समझ आया, यस लिखो अगर समझ आया, या अभी भी नहीं आया, अभी दोबारा स्टोरी सुनाओ तुम लोगों को, कोई और स्टोरी सुनाओ। हाँ भाई, समझ आया सबको? क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री माइनस जो हो रहा है, क्या क्या लॉजिक है बैक पे? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, जो आपके पास माल था टोटल, माइनस जो क्लोजिंग बच गया, इसका मतलब बाकी बिक गया। अच्छा, गुड हो गया, गुड। और इसी फॉर्मूला को अगर कभी प्रोडक्शन पूछ ले तो इसी फॉर्मूला को रीअरेंज किया गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास सवाल में, अब सवाल में हमारे क्या सीन है? सवाल में अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे एक चीज गिवन थी, हमने खुद निकाली थी 25,000 प्रोडक्शन यूनिट्स। वो इस तरह निकाले थे ना कि मैंने कहा था पहले लाख बन रहे थे तो 50,000 लेबर आते, तो अब 25,000 बन रहे हैं। तो प्रोडक्शन तो आ गए 25,000, प्रोडक्शन यूनिट्स तो आ गए 25,000, ये मैंने लिख दिए। और ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ लिखी है, ये देखो ओपनिंग दिया हुआ 5 मंथ वन। अच्छा एक बात, एक बात, एक बात गौर से, ये दोनों इसने मंथ वन का क्लोजिंग दिया हुआ है और मंथ टू का क्लोजिंग दिया हुआ है, दोनों क्लोजिंग है। हमें मंथ टू का क्लोजिंग चाहिए ना, हमें तो मंथ टू का क्लोजिंग चाहिए। तो मैंने क्लोजिंग यहाँ से माइनस कर दिया, मंथ टू का 4,000, ये मैंने माइनस कर दिया, ये लो माइनस कर दिया बस। 25,000 माइनस 4,000 माइनस कर दिया। अब हमारे सवाल में क्या ओपनिंग गिवन नहीं है? सवाल में ओपनिंग में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन जरा अकल लगाओ ना, अकल लगाओ। मंथ वन का जो क्लोजिंग है वो मंथ टू का ओपनिंग होगा या नहीं होगा? मंथ टू का ओपनिंग होगा या नहीं होगा? मंथ वन का जो 5,000 का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग होगा ना।
तो 5,000 तो हमारे पास जो आया वो पिछले, ये इसलिए बजटिंग के चैप्टर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ओपनिंग क्लोजिंग वाले मामला से। कल मुझे स्टूडेंट्स, या अभी जो सुंदर ने मुझे पूछा था, ये कल कंफ्यूज, पता नहीं है वही स्टूडेंट है कि नहीं, लेकिन कल इसी पॉइंट पे हम कंफ्यूज थे कि ये बजट ओपनिंग और क्लोजिंग को किस तरह मैनेज करना है। समझना है कि इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का ओपनिंग है, तो इस चीज से गेम समझनी है तरीके से, तब तभी समझ आएंगी चीजें, तभी चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अच्छा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 26,000। इसको तीनों को कैलकुलेट करोगे ना, आंसर आ जाएगा 26,000। और 26,000 हमारा क्या निकला है, सेल्स बजट निकला है यूनिट्स में। सेल्स बजट निकल आया यूनिट्स में, सेल्स बजट निकल आया यूनिट्स में। और सेलिंग प्राइस रेवेन्यू टोटल में निकालना है, तो सेल्स में देख लो सेलिंग प्राइस का 200, डायरेक्ट दी हुई है 200 पर यूनिट, डायरेक्ट दी हुई है 200 पर यूनिट, तो 26,000 इंटू 200 कर दो, तो ये आ जाएगा 52 लैक्स, 52 लैक्स। हाँ भाई बताओ, क्लियर है सबको? क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है भाई? जब सब बताओ ना, जल्दी से। क्लियर है ये वाला एमटीक्यू यहां तक? कहीं इशू है दोबारा पूछ लो भाई, कोई मसला नहीं यार, सेशन कर रहे हैं तो फिर पूछ लो कहीं इशू है तो। परसेंट वो कोई सिनेरियो, अगर उस टाइप का सिनेरियो आता है तो मैं करवाता हूँ, उस टाइप का अगर कोई सिनेरियो आता है मैं देखता हूँ, उसका मुझे चाहे पिक्चर भी भेज देना, क्लासेस में दो चार करूंगा ना तो उसमें समझा दूंगा। अच्छा, आपने मारिया, आपने ये क्वेश्चन, ये जो बजटिंग है ये पढ़ा हुआ है F2 में? F2 में पढ़ा हुआ कंप्लीट बजटिंग? तो आपको समझ क्यों नहीं आया? फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं है आपको? अगर फॉर्मूलाज पक्के नहीं है तो तभी ये समझ नहीं आएगा, फॉर्मूलाज पक्के हैं तो समझ आना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है, सुन लो, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे थोड़ा ना टाइम लगता था चीजें समझने में। F2 में मुझे भी टाइम लगा था, एमटीक्यूज के ये फॉर्मूलाज ये सारे। इसका तरीका ये होता है, इसको सुकून से एमटीक्यू ओपन करके थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, यानी एमटीक्यू ओपन करना है अपने सामने, जो फॉर्मूला पूछ रहा है उसको फॉर्मूला को खुद से लिखना है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो खुद से लिख रहा हूँ, तो चीजें रिलेट कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। लेकिन जब आप खुद करेंगे, इवन के वो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं ना क्लियर है, वो भी जब खुद करेंगे तब भी जो है ना थोड़ा इशू क्या कहते हैं, हो। ठीक है, लेकिन ये सेशन जो है वो बेसिकली इसलिए है कि असल में ना बात ये है ना कि ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजटिंग, एमटीक्यू और एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी बली है, तो उसके बाद ये सेशन समझ आएगा। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल थोड़ा टाइम लगाया, इसको थोड़ा मैं तरीका बताता हूँ, ये वाले जब मैं पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को, या एमटीक्यू के पीडीएफ भेजूंगा, तो काइंडली इसको दोबारा से एक मरतबा रिवीजन करके फॉर्मूला लिख के खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। फिर भी इशू आए तो आप पूछ लें, ठीक है? थोड़ा टाइम लगाएं, इस पे टाइम लगेगा, कुछ स्टूडेंट्स का टाइम अभी लगेगा, इवन जिनको अभी क्लियर हो रहा है वो भी टाइम लगाएंगे इस पे, दोबारा तो क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसका। बट इसमें टेंशन किसी स्टूडेंट ने नहीं लेने की, पता नहीं पेपर में कैसा आएगा, टेंशन नहीं है भाई, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये एक दफा हो गए, फायदा है अपना, फायदा है अपन लोगों का। अच्छा, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ए इन मंथ 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी 45,000। मंथ 2 में वो कह रहा है डिमांड है 45,000 की। अब आप लोगों को तो पता है ना, ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई ओनली 25,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। सही बात हुई कि नहीं हुई? फिर मानते हो कि नहीं मानते भाई को? देखो, वो कह रहा है कि डिमांड लेबर की वजह से सिर्फ 25,000 बने थे। भाई हमने पहले ही निकाल लिए थे 25,000, हम यहाँ पे सवाल पढ़ते या ना पढ़ते हमें पहले ही पता चल गया था 25,000। लेकिन मसला एक दुख की बात यह है कि मार्केट में डिमांड 45,000 की थी, यानी अगर हम 45,000 यूनिट्स बना लेते ना, बिक जाते, ये लिखा हुआ। तो डिमांड 45,000 की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कम लेबर होने की वजह से सिर्फ 25,000 बना पाए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड बी यूज टू इंक्रीज द सेल इन मंथ 2? यानी हम मंथ 2 की जो है, हम मंथ 2 की जो सेल है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ये पूछ रहा है। पहला, सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोडक्ट इज प्रोडक्शन टू अनदर मैन्युफैक्चर। वो कह रहा है कि आप ना सब कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, जैसे मेरा ये काम चल रहा है, ये मेरे कस्टमर है, मेरे कस्टमर इतने ज्यादा हो गए कि मैं फुल हो गया, मेरे कस्टमर इतने ज्यादा हो गए कि मैं फुल हो गया, अब मैं और प्रोडक्शन नहीं कर सकता, लेकिन कस्टमर कह रहा है हमें माल चाहिए, कस्टमर कह रहा है हमें माल चाहिए। अब हम सर पकड़ के बैठ गए हैं। अब सर पकड़ने से बेहतर ये नहीं है कि मैं देखूं और आगे कोई बंदा है जो ये काम करता है, मैं उससे ये काम करवा के आगे कस्टमर को भेज दूं। यानी इस चीज को बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करना। सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ठीक है।
तो ये लिखा हुआ है सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोडक्ट एज एज प्रोडक्शन, यानी जितनी प्रोडक्शन पूरी होगी आपसे ठीक है, बाकी किसी और से करवा लो और मंगवा लो माल फ्रॉम टू अनदर मैन्युफैक्चर, किसी और मैन्युफैक्चर को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, वहां से माल मंगवा के कस्टमर को दे दो। ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है और यही ऑप्शन ठीक है। सेल इसी तरह बढ़ सकती है कि अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे, अपने पास जगह खत्म हो गई है। आगे, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंचर, वो कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओ, और भाई एडवर्टाइजमेंट क्या बढ़ाए, सेल्स डिमांड ऑलरेडी ज्यादा, हम उस वो तो तब होना कि जब हम पूरा सब कुछ कर चुके हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम मजीद बना बना चुके हैं यूनिट्स, अब हम एडवर्टाइज करेंगे हमारे यूनिट्स आके खरीद लो। और भाई वो अगर हमारे 25,000 यूनिट्स बने हैं, हम मजीद बनाएंगे पहले फिर एडवर्टाइज करेंगे ना, कि बनाने से पहले एडवर्टाइज कर देंगे, कस्टमर तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कस्टमर 45,000 की जगह 60,000 पे चले जाएगा, तुम क्या करोगे, तुम तो 25,000 बना पा रहे हो। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे बढ़ाओगे, यूनिट ही नहीं है, अपने पास यूनिट बन ही नहीं पा रहे, स्किल्ड लेबर कम है, स्किल्ड लेबर लाओ तो समझ आती है। इंक्रीज परचेज ऑफ मटेरियल जेड, मटेरियल जेड का यहाँ ताल्लुक ही नहीं, मतलब मटेरियल जेड का अगर ताल्लुक है भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो उसको इंक्रीज करने से क्या करोगे, जबकि मसला लेबर का है, मटेरियल का है ही नहीं, मटेरियल तो ऊपर बोले खुला पड़ा हुआ है, तो और मंगवा के क्या करोगे, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो, आगे दे दो किसी मैन्युफैक्चरर, उससे उससे बनवा लो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, अभी किसी ने छोड़ना नहीं है। यहाँ पे वैसे हमारा बजटिंग का एमटीयू कंप्लीट है, ठीक है।